हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैम इतने महीने कहाँ थी। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट आई जस्ट गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आई वाज एंजॉयिंग माय डे एंड नाउ आई एम बैक टू द स्टोरी टाइम। सो आज की जो कहानी होने वाली है वो आप सबको आई थिंक ऑलरेडी पता होगी, बट what you know don't know that is ये स्टोरी रियली हुई किसके साथ थी। सो दिस इज़ बेसिकली, अगर आपने मूवी देखी होगी द एग्जॉर्सिस्ट, सो आज की कहानी उसी के ऊपर आधारित है। अगर मैं ये कहूँ कि उस मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया, वन ऑन वन एवरी इंसिडेंट हैपेंड इन द रियल लाइफ, पर वो जिसके साथ हुआ वो कोई लड़की नहीं, लड़का था। Yeah, you hear it right. That was a boy. And someone told that it is Robbie or Rolando. So we don't know the real name, but ये exactly हुआ था 1949 के करीब। उस समय अखबारों में रॉबी और रॉबी रोलेंटो नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया कि जिसे आत्माओं ने कब्जे में कर रखा है। और इस कहानी के बाद बहुत सारे समाचार पत्र और बहुत सारी मीडिया उस बच्चे के घर के आसपास आने लगे। रॉबी एक जर्मन लूथरन था और उस परिवार में पले बड़े, और मेनली पहले से ही उसे पूजा बोर्ड में बहुत रुचि थी। पर उनकी जो चाची थी, विच इज़ हैरियट, एक आध्यात्मवादी औरत थी जिन्होंने उन्हें इस चीज़ से परिचित कराया। पर उनकी चाची की मृत्यु के बाद उस परिवार में बहुत ही अनयूजुअल से इंसिडेंट होने लगे, जैसे कि भूकंप आने जैसी चीज़, अजीबोगरीब आवाज़ें, सामान अपने आप ही हवा में उड़ने लगते थे और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों के बारे में ब्लेटी ने बताया है कि ये एक तरीके से आपका फर्स्ट इंट्यूशन कह दीजिए या फिर एक्सॉर्सिज्म का एक फर्स्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर धीरे धीरे करके ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो उस व्यक्ति के ऊपर कब्जा करने लगती हैं। रेगन के द्वारा लिखी गई इन चीज़ों में उसने ये भी बताया कि इन चीज़ों में जब भी उनके सामने कुछ भी पवित्र चीज़ रखी जाती थी तो उनसे हिंसा, अजीबोगरीब आवाज़ें और उन्हें अजीब तरीके से देखने के बारे में रॉबी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी गई। एक तरीके से 1634 में लाउडन संपत्ति के कुछ ऐसे तत्वों के बारे में प्लेटी ने अपने उपन्यासों में वर्णन किया है। इस मामले में एक और चीज़ आई है जिसमें ननों को एक तरीके से मतलब बताया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ था कि एक रात वे सो रही थी और सबको एक अजीबोगरीब सपना आया, जिसके अंदर वो अपनी काम को छोड़कर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें करती हुई पाई गई। सबको पहले लगा कि इट इज़ यूजुअल, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट जब पता लगाया गया तो उन सब के ऊपर किसी न किसी भूत प्रेत का साया था। तो इसी दौरान किन्हीं ने भूत प्रेत को भगाने वाले पुजारियों को उन सब के लिए लाया गया, जिनके कारण उन सब ने एक साथ उनकी घनी अपेक्षा, निंदा और बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें सामने करने लगी। कुछ वहाँ से भाग गए तो कुछ लोग सही हो गए। पर इसके बाद वो जो पादरी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न और उनके साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगे, जिसके बाद यह केस कोर्ट तक पहुंचा। बट उन पादरी के लिए कुछ नने सामने आई जिन्होंने उनकी हेल्प करी, पर ये उस समय सुर्खियों में रहा। अब आते हैं हम बैक टू द स्टोरी। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है
कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा होता होता बहुत बार हुआ है। और जब एग्जॉर्सिस्ट के डायरेक्टर ने इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया तो उन्होंने एक फादर से बात की जिन्होंने उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके कंप्लीट स्टोरी बताई कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। अब ये जो ननों का मुकदमा था, अंत में बचाव के लिए जो भी ननें उनके सामने आई, उन्होंने यही कहा कि यह एक शैतान का काम था और इसे ना मानकर ये दावा किया गया कि ये जो भी था ये एक तरीके से उन सब के लिए यौन एक तरीके से उत्पीड़न था। उन ननों के साथ जो भी किया गया, जैसे कि उन्हें मारना, पीटना और उन्हें मेंटली टॉर्चर करना, तो उन्होंने शैतान का नाम को बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया। पर स्टिल अभी भी ये डिबेट चलता है कि जो उस समय हुआ था, दैट वाज अ रियल पैरानॉर्मल और नॉट। कुछ जनों का कहना है कि इस मूवी के बाद मेनली जो डायरेक्टर का काम था वो था कि इस नई पीढ़ी को चर्च से दूर रखना या डराना। एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका काम था कि वो इस चीज़ को सामने लाए कि असल में उस समय हुआ क्या था। पर लोगों ने इस चीज़ की निंदा की। साथ ही साथ फिल्म जहाँ जहाँ पे रिलीज़ हुई उसके बाहर इसके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन किए गए और ये भी कहा गया कि ये जो मूवी बनाई गई है ये धार्मिक समूहों के लिए नकारात्मक चीज़ को उत्पन्न कर रही है। इट मीन्स कि जो भी चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है उससे जो भी न्यू जनरेशन है वो अपने अस्तित्व या फिर अपने धर्म को लेकर एक तरीके से डाउट में आ जाएगी। पर स्टिल ये सब होने के बावजूद भी उस मूवी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अपनी इस मूवी की बड़ी सफलता मनाने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि मेनली उनका इसके पीछे क्या कारण था, तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं ये पढ़ रहा था बुक, तब मैंने यही सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक मूवी बनाई जाए और जो जो उस समय हुआ उसके बारे में लोगों को पता हो। एक मनोवैज्ञानिक का भी कहना था कि इस तरीके की चीज़ें कभी कभी मेंटली डिसेबल आदमी के ऊपर होती है या फिर उसके सोचने की क्षमता के ऊपर होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम ये बातें एक तरीके से साइड में रखें, पर एक छोटे बच्चे को इस तरीके से हरकतें करते देखना, इस तरीके की आवाज़ें निकालते देखना और ऐसी लैंग्वेज बोलते हुए देखना जो उसने आज तक कभी नहीं सीखी, कभी कहा जा सकता है कि इट कैन बी अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बट कुछ चीज़ें सब मानते हैं कि साइंस के भी विपरीत है। अब हम जो बात करने वाले हैं कि जो ये मूवी जिस बच्चे के ऊपर आधारित थी वो कौन था। रोलैंड का जन्म 1935 में एक जर्मन लूथरन परिवार में हुआ था और 1940 के दशक में उनके परिवार कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रहने लगे। एलन के अनुसार रोलैंड एक लौता बच्चा था जो अपने साथियों के साथ और अपने बड़ों के ऊपर निर्भर था। वह अपनी चाची हैरियट के साथ रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक थी। पर रोलैंड इन सब परिवारों में सबसे अलग था क्योंकि रोलैंड जहाँ उसका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा धार्मिक था, वहीं रोलैंड भूत प्रेत, ऊर्जा बोर्ड और इन सब में विश्वास रखता था। थॉमस पी एलन के अनुसार जब उनकी आंटी हैरियट की मृत्यु हुई तो घर में बहुत ही चीज़ें अजीबोगरीब होने लगी, जैसे कि फर्नीचर अपने आप हिलना, एकदम से फूलदान का असमय उड़ के गिर जाना। बाद में इस तरीके की चीज़ें और बढ़ने लगी। तब परिवार ने एक फादर की हेल्प लेने की सोची। तब लूथर माइकल शूल्स की ओर से रुख किया गया जिन्होंने इनकी हेल्प करने के लिए हाँ करी।
लंबे समय से परामनोवैज्ञानिक में रुचि रखने वाले शूल्स ने उस लड़के का परीक्षण किया कि उस घर में एक बार वो उस रात को रुककर देखना चाहते कि आखिर हो क्या रहा है। जब एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जोसेफ बैक्स राइन को पता चला कि शूल्स ने ये दावा किया है कि उसने घर में कुछ वस्तुओं और फर्नीचर के अपने आप हिलने और अपने आप उड़ के गिरने की चीज़ें देखी हैं, तब यह कहा गया कि शूल्स इस तरीके के अनजाने चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। शूल्स ने लड़के के माता पिता को भी कैथोलिक पादरी से मिलने की सलाह दे दी। अब यह माना जाता है कि पारंपरिक तौर पे वो अपना काम कर रहे थे, पर क्या ये सही था? क्योंकि एक छोटे से 12 साल के बच्चे के ऊपर झाड़ फूंक करना, उसे उस पीड़ा से गुजारना, क्या ये सही था? एक रोमन कैथोलिक पादरी जो कि थे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अस्पताल से, उन्होंने रोलैंड पर भूत प्रेत भगाने का कार्य किया और उस दौरान उन्होंने एक हाथ बांधकर बाहर निकाल दिया, जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि उसे ये देखा गया कि उसने गद्दे के नीचे से बेड स्प्रिंग को तोड़कर निकाल दिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक छोटे बच्चे का ये करना बहुत ही ज़्यादा लाइक अनयूजुअल है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, बट उस बच्चे ने ये किया था। तब जो भी ये कह रहे थे कि बच्चे के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद डाउट में आ गए कि क्या हम सही कह रहे थे। पर इसी दौरान जब उसने वो बेड स्प्रिंग निकाला, उसे वह हथियार की तरह यूज़ करने लगा। उसने सबसे पहले पुजारी के हाथ को काटा, जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक्सॉर्सिज्म की उस रस्म को रोक दी गई। उस परिवार ने सेंट लुइस की यात्रा की, जहां रोलैंड के चचेरे भाई सेंट लुइस विश्वविद्यालय के बिशप ने अपने प्रोफेसरों के साथ संपर्क किया, जिन्होंने कॉलेज और चर्च के सहयोगी विलियम्स एट एंडरपॉटसन को बात बताई। जब दोनों पुजारी उसके रिश्तेदारों को घर ले गए, जहां पर एक तरीके से उन्हें रोलैंड इस हालत में मिला कि जब वो उसके ऊपर कुछ भी स्टार्ट करने वाले होते तो एक तरीके से बेड इस तरीके से हिलता है जैसे कि कोई उसे नीचे से हिला है, बट देयर वाज नथिंग। चीज़ें अपने आप उड़ के एक दूसरे के ऊपर लग रही थी और जब वो लड़का बात कर रहा था तो वो अजीब ही आवाज़ में बात कर रहा था, और जब भी उसके सामने कोई भी हॉली चीज़ रखी जाती, कोई भी पवित्र चीज़ रखी जाती, तो वो उसे घृणा से देखता और अपशब्द कहने लगता। जब भूत भगाने के काम पर मिसौरी और सेंट लुइस एक्सोर्सिज्म करने लगे, तो बाद में ये चीज़ें और उल्टी होने लगी। कुछ दिनों बाद वापस से यह झाड़ फूक की चीज़ स्टार्ट की गई, जिसके अंदर वॉल्टर हरॉन और अन्य पुजारी को नियुक्त किया गया। उन्हें उस अस्पताल में बुलाया गया जहाँ पे मनोरोग को सुधारा जाता है, जिसके अंदर जेसुइट्स पादरी विलियम वॉन रो भी सहायता के लिए आए। हरॉन ने इस दृश्य के दौरान यह बताया कि किशोर ने ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए जो कि एक छोटे बच्चे के लिए बोलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि हम शायद तक ना ही चाहे कि हमारे बच्चे बोले। उसने हर तरीके से कोशिश की कि वो उस रस्म को वापस से रद्द कर सके। ऐसा बहुत बार हुआ और इसी दौरान उसने हरॉन के नाक को तोड़ दिया। हरॉन एक रिपोर्टर थे जिन्होंने उस अनुष्ठान के समाप्त होने के बाद एक गुमनाम विषय पे एक सामान्य जीवन जीने के लिए भूत भगाने का प्रेत की इन चीज़ों को एक स्पष्टीकरण दिया गया। अब बात करते हैं कि इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो अपनी 1993 की पुस्तक
पोजेस द ट्रू स्टोरी ऑफ एन एक्सॉर्सिज्म के लेखक थॉमस बी एलन ने यह कहा कि आज के विशेषज्ञों की सम्मति पेश की रॉबी बस एक बहुत ही परेशान लड़का था, उसके बारे में कुछ भी अलौकिक नहीं था। यानी उनके कहने का मतलब कि जो भी इस स्टोरी में बताया गया वो इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ एन नॉर्मल थिंग, जो कि एक परेशान लड़का झेल रहा था और उसे पादरियों ने और दूसरे लोगों ने एक्सॉर्सिज्म कर करके उस बच्चे की हालत को और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनाया। लेखक मार्क ऑप्सनिक ने इस कहानी में जुड़े कई अलौकिक दावों पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि रोलैंड डो बस एक बिगड़ा हुआ, परेशान, बदमाश और ध्यान से आकर्षित करने वाला, स्कूल से बाहर निकलने के लिए जानबूझ के नखरे करने वाला बच्चा था। ऑप्सनिक ने बताया कि हारोन, जो भूत भगाने के समय मौजूद थे, कभी लड़के की आवाज़ में बदलाव नहीं सुना और अगर दूसरों का माने तो वो कुछ लैटिन वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहा था, जो कि इन्होंने कहा कि वो सिर्फ नकल कर रहा था। अब किसकी सुने और किसकी ना, बट आप लोगों ने मूवी देखी है तो जो जो चीज़ हुई है उनकी एक पॉज और एक तरीके से डिबेट होने के लिए पूरे चांसेस हैं। अब ये बात करें तो ये चीज़ें पादरी ने तो उन्हें कहते हुए सुना था, बजाय इसके कि उन्हें अचानक लैटिन बोलने की क्षमता मिल गई है उनकी। ऑप्सनिक ने बताया कि जब लड़के के शरीर पर निशान पाए गए तो हॉरन ने यह देखने के लिए लड़के के नाखूनों की जांच की। उसने खुद ही निशान बनाए होंगे, उसने ये कहा था। पर उसे जो चोट लगी उसका क्या? अपने आप पीठ पर इस तरीके के निशान उभरना जो कि पॉसिबल नहीं है, उसका क्या? हम ये सब नहीं जानते, बट ये भी एक तरीके से उस समय डिबेट का मुद्दा था। मेरीलैंड के माउंट रेनियर में 3210 बंकर हिल रोड पर भूत भगाने की घटना नहीं हुई थी। लड़का कभी माउंट रेनियर में नहीं रहा। लड़के का घर मैरीलैंड के कॉटेज सिटी में था। इस कहानी के बारे में आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली अधिकांश जानकारियाँ सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी। इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसकी तथ्य जांच नहीं हुई थी और यहाँ तक कि फादर ई अल्बर्ट ह्यूज भी उसके घर गए थे। उसे जॉर्ज टाउन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में लड़के को रोकने का अनुरोध किया गया। जॉर्ज टाउन अस्पताल में लड़के के भूत भगाने का प्रयास भी किया गया था और उस दौरान लड़के द्वारा घायल किए गए और बहुत बार कुछ इस तरीके के सबूत भी मिले कि जिनसे फादर ह्यूजेस भावनात्मक रूप से टूट गए थे, कॉटेज समुदाय से गायब हो गए थे और ऑप्सानिक के अनुसार घटना से जुड़े व्यक्ति अपनी विशेषज्ञताओं से प्रभावित थे। अब इसमें मनोचिकित्सक के अनुसार रॉब डो मानसिक बीमारी से पीड़ित था। पुजारियों के लिए यह एक राक्षसी कब्जे का मामला था, वहीं लेखकों और फिल्म वीडियो निर्माताओं के लिए यह एक लाभ कमाने का, एक बेहतरीन कहानी लिखने का बहुत ही सुनहरा मौका था। पर यही कहा जाए कि उससे प्रशिक्षित किसने किया? अगर वो बच्चा इस तरीके की हरकतें कर रहा था तो ऐसा कैसे कर रहा था? क्योंकि एक छोटे बच्चे में इस तरीके का दिमाग आना बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। हर तथ्य को इस तरीके से देखने के बाद लेखक इसे सच इसके विपरीत था। वास्तव में उन्होंने इन तथ्यों के साथ हेरफेर किया और एक तरीके से कुछ जोरदार कहानी लिखने का मनोबल बनाया। ऑप्सनिक ने लिखा कि जब उन्होंने लड़के के पड़ोसियों से और बचपन के दोस्तों से बात की तो पता लगाया कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लड़का एक
बहुत ही चतुर चालबाज था, जिसने अपनी माँ को डराने और पड़ोस के बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी शरारतें की थी। लड़के के पास राक्षसी या बुरी आत्माओं के कब्जे में होने के सुझाव देने के कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था, यानी कि एक तरीके से बचकानी और बहुत ही सरल चीज़ की गई। पर क्या यह सही था? क्योंकि इस एज के हिसाब से बच्चे की इस तरीके से इतनी अलौकिक शक्तियाँ होना लाजमी नहीं। और बहुत सारी चीज़ें ये भी हुई कि जब वो बातें कर रहा था या फिर जब वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा था, उस समय पादरियों ने भी यही कहा कि जब वो अकेला उस ऊर्जा बोर्ड के साथ कर रहा था, तब उसने कुछ ऐसी शक्तियों को बुला लिया जिन्हें वापस भेजना बहुत नामुमकिन था, और उन्होंने एक छोटे बच्चे के ऊपर अपना कब्जा किया, जिसे हम कहते हैं कि एक पोल्टरजाइज्ड घटना, आत्मा संचार या एक राक्षसी कब्जे, या एक तरीके से किसी को पोजेस करना। कुछ चीज़ों का क्या तथ्य होता है हम नहीं जानते, पर ये सब उस समय हुआ था। अगर आप लोग जानते हो तो एड और लॉरेन वॉरेन इसी चीज़ को लेकर सुर्खियों में रहते थे। एनाबेल डॉल या फिर डेविल मेड मी डू इट, आपने उन सब के अंदर देखा होगा। किसी के अंदर पोजेशन की चीज़ बताई गई तो किसी के अंदर किसी के ऊपर काला जादू करते हुए। हम नहीं जानते कि कौन क्या कर रहा है, पर हर चीज़ के पीछे एक पहलू, एक कहानी होती है। यू नेवर नो कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं वो कहाँ और किस हद तक सही या गलत है। जब तक आपको उसका पता लगे शायद बहुत देर हो जाती है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आप बताइए, आपको एक्सॉर्सिज्म मूवी देखकर कैसा लगा? सच, घटना, या फिर सिर्फ एक कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, और सी यू सून ऑन अनसुनी कहानी।